चलो शुरू करते हैं। एकदम एक फास्ट वन शॉट करते हैं इसका सॉल्यूशंस का, ठीक है ना। काम करता हूं सॉल्यूशंस का, न्यूमेरिकल का नहीं, सॉल्यूशन के फार्मूलों के साथ साथ सॉल्यूशन का एकदम फास्ट, एकदम जिसे कहते हैं ना बुलेट स्पीड से, एकदम इसकी 15-20 मिनट में सॉल्यूशन एकदम इन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर कहां से शुरू होता है? सॉल्यूशन चैप्टर शुरू होता है कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके, एकदम एक फास्ट, यस, एकदम फास्ट तरीका। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका मेन मोलैरिटी, मतलब कैपिटल एम, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। मैं यहां पर ए को बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट मान रहा हूं, कई किताब में ए को सॉल्वेंट मान रखा है, ये आपके मानने पर है। और अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर्स में। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी मोलर, या फिर कैपिटल एम, या फिर मोल पर लीटर। दूसरा है मोलैलिटी, स्मॉल एम, इसका फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें से कौन सा बेटर है, स्मॉल एम बेटर है, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। ये चीज याद रखना। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी का एक का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए, तो Na अपॉन में Na प्लस Nb होगा, और अगर हम काई बी निकाल रहे हैं तो Nb अपॉन में Na प्लस Nb होगा। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। काई ए प्लस काई बी क्या होता है? 1। ये आपको याद रखना है। ये तीन चीजें पहला टॉपिक मैंने आपको बताया जिसमें ये तीन चीजें आप लोगों को पता होनी है यार। इसके अलावा सॉल्यूशंस बहुत तरह के हो सकते हैं, सॉलिड 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 लिक्विड, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें आपको तीन मेन पढ़ने हैं जिसमें लिक्विड रहेगा। पहला लिक्विड सॉलिड का, लिक्विड सॉलिड सिंपल है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल शुगर इन वाटर। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज सॉल्युबल होती है, कोई चीज सॉल्युबल नहीं होती। कौन सी चीज सॉल्युबल होगी? जैसे अगर मैं पानी में डाल देता हूं चीनी तो वो घुल जाती है, ईंट का पत्थर नहीं घुलता। तो कौन सी चीज सॉल्युबल होगी? वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कितनी एनर्जी निकलती है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, और लैटिस एंथैल्पी मतलब कितनी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो ध्यान से सुनिए बेटा, अगर एनर्जी जो लिबरेट हो रही है पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद वो ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो चीज सॉल्युबल हो जाएगी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यार, किसी सॉलिड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए मान ले 50, ये लैटिस एंथैल्पी है किसी सॉलिड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी वो होती है जो निकलती है, -60 निकल गई पानी के साथ रिएक्ट करने पर, तो इसका मतलब इसने इसको ओवरकम कर दिया, घुल गया वो चीज। बट अगर मान लो किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 100, और जो निकल रही है वो है 60, कम एनर्जी निकल रही है, तो फिर वो नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा फिर। एक तो ये कॉन्सेप्ट है लिक्विड इन सॉलिड में। दूसरा कॉन्सेप्ट है सैचुरेशन का। सैचुरेशन का मतलब, भाई सैचुरेशन का मतलब कोई भी लिक्विड के अंदर सॉलिड तब तक डिसॉल्व हो सकती है जब तक एक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर, सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब घुलना, जिस हिसाब से घुल रही है चीज, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। मतलब जिस स्पीड से चीज घुल रही है उस स्पीड से चीज सॉलिड भी बन रही है। एक ग्लास लिया, इसमें पानी फुल किया, 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, 2 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, तीसरा चम्मच चीनी डाला, वो चीनी नीचे एज इट इज रह गई, उसे उसका सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। मतलब और चीनी नहीं घुल सकती, और कोई सॉलिड नहीं घुल सकता जब किसी लिक्विड पे उसी टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, उसे उसका सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है।
ठीक है, इसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट कैसे बढ़ सकता है, मतलब और घुल सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, जैसे चाशनी बनाई जाती है। चाशनी कैसे बनाई जाती है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है जब लिक्विड को मैं घोलूंगा गैस के, इसमें एक लॉ आता है, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है बच्चों, हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब समझाते हैं ना, टेंशन ही नहीं है भाई कोई चीज की। ये है पिस्टन, इस पिस्टन के अंदर मान लो एक है लिक्विड और ये है गैस। भाई पिस्टन को ऊपर से धक्का लगा रहे हो, धक्का लगाओगे तो ये मॉलिक्यूल गैस के लिक्विड में ज्यादा जाएंगे, लिक्विड में ज्यादा जाएंगे तो लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। दैट मींस हेनरी ये कहता है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। अब जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये सारे पानी के अंदर चले गए, पानी के अंदर चले गए, इसका मतलब पानी के अंदर गैस के मोल्स बढ़ गए, मोल्स बढ़ गए तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। इन शॉर्ट, प्रेशर बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, सिंपलेस्ट लैंग्वेज। इसको हटाकर हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और वो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होगा हेनरीज। यस, इट इज हेनरीज कांस्टेंट, ये हेनरीज कांस्टेंट, ये हेनरीज कांस्टेंट। अब बच्चों एक और चीज, ये जो हेनरीज कांस्टेंट मैंने आप लोगों को बताया, ये हेनरीज कांस्टेंट किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर आपसे कोई पूछे हेनरीज कांस्टेंट भाई किस किस बात पर ये निर्भर करता है, मतलब किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग केएच, केएच को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो नेचर ऑफ गैस, कौन सा गैस है, जिसकी वजह से अलग अलग गैस के लिए अलग अलग केएच की वैल्यू होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए अलग, बेंजीन के लिए अलग, सबके लिए केएच की वैल्यू अलग अलग होती है। टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और आखिरी प्रेशर के ऊपर, यूनिट, प्रेशर का यूनिट, कौन सा प्रेशर का यूनिट लिया, इन तमाम चीजों के ऊपर केएच निर्भर करता है। और अगर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि केएच और, ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। पता है क्यों, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं क्या, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच, केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हायर वैल्यू ऑफ केएच, लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि ए और बी दो गैस हैं, ए का केएच है, ए का केएच है 5, बी का केएच है 10, बताओ कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, ए। याद रखिए, solubility of gas is inversely proportional to KH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक डबल स्टार इस रिलेशन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब आते हैं, ये देखिए ना बेटा, यहां से पी ए अपॉन में के एच इज इक्वल्स टू काई ए हो गया ना, तो काई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन ही तो सॉल्युबिलिटी को दिखा रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है, ज्यादा सॉल्युबिलिटी मतलब ज्यादा मोल फ्रैक्शन, कम सॉल्युबिलिटी मतलब कम मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, भाई हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कहां कहां हेनरी लॉ इस्तेमाल होता है, तो बेटा 3 जगह मत भूलिएगा हेनरी लॉ का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी 3 जगह, एक जगह तो भाई कोल्ड ड्रिंक वाले
ज्यादा CO2 भरने के लिए कोल्ड ड्रिंक को ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, यस, ज्यादा प्रेशर में सील करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को। दूसरा, स्कूबा डाइवर जब नीचे जाते हैं, स्कूबा डाइवर जब डाइव डीप करते हैं, नीचे जाते हैं, तो उनके अंदर N2 गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ब्लड में, क्योंकि नीचे जाते हुए प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैस की। और तीसरा हाई ऑल्टीट्यूड एनॉक्सिया, यस, उसे बेंड्स कहते हैं और इसे एनॉक्सिया कहते हैं। पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने से ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होती है ब्लड में। ऑक्सीजन क्यों कम सॉल्युबल होती है? क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने पर पार्शियल प्रेशर कम होता है। और इसके बाद एक अलग से चीज बच्चों, ये थी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अगर आ जाए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब लिमिटेशन मतलब हेनरी लॉ कहां कहां नहीं लगता, तो हेनरी लॉ कहां कहां नहीं लगता? दो जगहों पर। एक तो भैया नहीं लगता जब प्रेशर, क्या कहते हैं, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि गैस का। हाई टेम्परेचर पे तो कभी नहीं लगता, याद रख लो, हाई टेम्परेचर पे कभी हेनरी लॉ नहीं लगता, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर कम सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में। और दूसरा, लिक्विड और गैस आपस में रिएक्टिव ना हो, पे आपस में रिएक्ट ना कर जाए, केमिकली रिएक्ट ना कर जाए, इस बात पर ध्यान रखना। अब आते हैं तीसरे चरण पर। सर तीसरा चरण क्या है? अरे भाई तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा बताओ क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, यस, लिक्विड इन लिक्विड। और यहां क्या पढ़ेंगे हम? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ भी वही कहता है भाई क्या, कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काईए। वही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। और इधर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाता है, वो कांस्टेंट बन जाता है काई। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज हो जाता है, वो है काई। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब P नॉट ए क्या है? P नॉट एक कांस्टेंट है, ये क्या है? ये है दो चीजें, ध्यान रखना। यस, PA का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। और कभी भी नॉट लग जाता है तो पार्शियल प्रेशर अकेले का ऑफ प्योर ए, मतलब तब मिक्सिंग नहीं होती, मतलब सिर्फ ए अकेला होता है। चलिए राउल्स लॉ के अंदर ही पढ़ते हैं। राउल्स लॉ बोलता है कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल में क्या होता है? पहले तो आइडियल पढ़ लेते हैं भाई। आइडियल वो होता है जो सारे कंडीशंस पर राउल्स लॉ को मानता है। मतलब मान लो ये है एक लिक्विड ए, ये है एक दूसरा लिक्विड बी, और इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और तीसरा सॉल्यूशन बना दिया। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये है आपका तीसरा लिक्विड। इसमें मान लीजिए ये आपके ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो दूसरे ए लिक्विड के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं ए फोर्स से। ये जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये गैस ऊपर बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे ऑब्वियसली। इधर क्या है? ये बी के मॉलिक्यूल्स है। हर बी के मॉलिक्यूल से एक फोर्स से जुड़ा है, उसे कहेंगे बी फोर्स। ये फोर्स जब तोड़ेंगे, टूटेंगे, तो वो बन जाएंगे वेपर्स ऑफ बी, सॉल्वेंट मतलब की। और जब इनको ए वो बी में डाल दिया जाता है तो क्या होता है? ए, अब हर ए एक बी से जुड़ा हुआ है, मतलब नए फोर्स बन गए जिनको हम कहते हैं ए बी फोर्स। मतलब अब हर एक ए एक बी से जुड़ेगा, हर एक बी ए से जुड़ेगा, मतलब अब नए फोर्स बन गए, नए फोर्स बन गए। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर पुराने फोर्स और नए फोर्स एकदम बराबर हैं, मतलब ओल्डर फोर्सेस इज इक्वल टू न्यूअर फोर्सेस, ये
पूरा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री आप बुकलेट से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बुकलेट। तो आप जब ओल्डर फोर्सेस इज इक्वल टू न्यूअर फोर्सेस, मतलब पुराने बॉन्ड को तोड़ने में मान लो एनर्जी लगी +100 और नया बॉन्ड जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई -100, सेम एनर्जी रिलीज हुई, मतलब कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं रहा इस रिएक्शन को होने में। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन का कोई डेल्टा एच लिखे तो कहेगा 0 है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच होता है HP माइनस HR, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करोगे 0 हो जाएगी, नो चेंज इन एंथैल्पी। क्योंकि जितनी एनर्जी पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में लगी, नया बॉन्ड जब बना उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने फोर्सेस और नए फोर्सेस डिट्टो सेम है, उनका इंट्रैक्शन लेवल बिल्कुल सेम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और साथ ही साथ वॉल्यूम भी सेम है, नो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व्ड। वॉल्यूम में कब चेंज आता है? वो डिसाइड्स वॉल्यूम, इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कभी सोचा है तुमने वॉल्यूम को कौन डिसाइड करता है? फोर्सेस डिसाइड करती है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कमजोर है तो वो ज्यादा जगह घेरेगी, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस स्ट्रांग है तो वो करीब होंगी तो वो कम वॉल्यूम घेरेगी। इधर मैं क्या कह रहा हूं कि पुराने फोर्सेस और नए फोर्सेस बराबर है। अगर पुराने फोर्सेस और नए फोर्सेस बराबर हैं तो इसका मतलब पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम सेम। इसका मतलब अगर मैं इसका 10 ml इसके 10 ml से रिएक्ट कराऊं तो ये 20 ml बनेगा। नो नेट चेंज इन वॉल्यूम। पहले कितना था रिएक्ट होने से पहले? 20। रिएक्ट होने के बाद क्या है? 20। इट विल बी द सेम। क्यों? क्योंकि पहले जितनी जगह घेर रहे थे रिएक्शन के बाद भी उतनी ही जगह घेर रहे हैं, दे आर सेम, नो चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं लाल सिंह, ध्यान से सुन लो। ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं सर। which obeys Raoult's law over entire range प्लस डेल्टा H मिक्स करने पर नो चेंज प्लस डेल्टा V मिक्स करने पर नो चेंज, ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। न्यूअर फोर्सेस आर इक्वल टू ओल्डर फोर्सेस। अब आते हैं दूसरे श्रेणी पर सर। सर अगर वो ऐसे ना हो, मतलब कैसे ना हो यार? अगर ओल्डर फोर्सेस नए फोर्सेस के बराबर ना हो तो वो नॉन आइडियल कहलाते हैं। नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब नॉन आइडियल है तो यार आइडियल नहीं है इसका मतलब। अब जब आइडियल नहीं है तो आइडियलिटी से भटक गए। अब आइडियलिटी से कहां भटके ये भी तो बोलो भाई। देखो मेरी बात सुनो, ये है तुम्हारा रिंग रोड, नेविगेशन देखते देखते जा रहे हो तुम लोग, दूसरा बंदा यहां चला गया, भाई साहब भटक गया रास्ते से। पर भटकना इसे भी तो कहते थे, इधर चले जाना को भी तो भटकना कहते हैं। तो इसका मतलब डेविएशन दो तरह का है, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो इसका मतलब अगर कोई आइडियल नहीं है तो वो नॉन आइडियल है, मतलब वो आइडियलिटी को फॉलो नहीं कर रहा, आइडियलिटी से डेविएट हो गया। तो भैया आइडियलिटी से कहां डेविएट हुआ? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? तो दो तरह के डेविएशन आ गए आइडियल में, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, दो तरह के होते हैं। अब समझते हैं कब, कैसे, क्यों। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अगर नए फोर्सेस कौन से हैं भाई? ए बी। पुराने फोर्सेस ए या बी बी, ये है पुराने फोर्सेस। तो अगर नए फोर्सेस और पुराने फोर्सेस बराबर हैं तो सर इसका मतलब वो है आइडियल। पर अगर नए फोर्सेस पुराने फोर्सेस के बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल है सर। तब नॉन आइडियल है तो किस तरह का डेविएशन है वो मैं समझाना चाहता हूं। मान लो एक केस में कि नए फोर्सेस हैं कमजोर, वीक। अब सर ये भी समझा दीजिए कि नए फोर्सेस वीक क्यों है, या ऐसी क्या कंडीशन आन पड़ी कि नए फोर्सेस वीक हो गए सर?
मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसकी कहानी समझने के लिए 2 मिनट मेरे साथ अगले स्लाइड पे चलो। तो अगर मैं लिक्विड्स के फोर्सेस की बात करता हूं तो लिक्विड में फोर्सेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड सो ऑन होता है, और दूसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब सर अगर मान लो नए बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब पुरानों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और नए बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर। अगर नए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसका मतलब पुराने में थी, इसका मतलब नए बॉन्ड्स वीक हैं। नए बॉन्ड्स अगर वीक हैं तो क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। नए बॉन्ड अगर वीक है तो क्या क्या होता है सर? नए बॉन्ड अगर वीक है, पहली चीज सर बता दूं, मैंने कहा क्या बेटा? सर नए बॉन्ड अगर वीक है तो दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। इसका मतलब अब 10 ml इसका, 10 ml इसका डालोगे और ये 22 ml बन जाएगा या 25 ml बनेगा। भाई 20 ml से तो ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि नए फोर्सेस कमजोर है, कमजोर मतलब नए फोर्सेस दूर दूर होंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होगा, अपितु डेल्टा वी मिक्सिंग होगा पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है। एक और चीज, अगर नए बॉन्ड वीक है इसका मतलब नए बॉन्ड से जो एनर्जी निकल रही है वो कम निकलेगी। कम निकलेगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये कब कब बनता है? जब न्यू फोर्सेस आते हैं वीक, न्यू फोर्सेस वीकर होते हैं। इधर क्या होता है? न्यू फोर्सेस इक्वल होते हैं ओल्ड फोर्सेस के। तो ऐसो को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। व्हाट अबाउट नेगेटिव डेविएशन? ऐसा भी तो हो सकता था यार, नए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। नए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि नए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब नए बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग। नए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब सट के रहेंगे, सट के रहेंगे तो इसका मतलब कम वॉल्यूम होगा, 0 से कम। नए बॉन्ड अगर वीक है तो डेल्टा एच भी 0 से कम होगा। नए मतलब ज्यादा एनर्जी निकलेगी, वार्म बनेंगे, वार्म, ये गर्म होते हैं और ये कोल्डर होते हैं, कोल्डर ठंडे होते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग जब 0 से बड़ा होता है और ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वार्म। और ये कब बनता है? जब न्यूअर फोर्सेस मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आइए इनको एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली डेल्टा एच 0 से यूं ज्यादा बेटा, मैंने क्या कहा है? नए बॉन्ड स्ट्रांग है। मान लो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, मान लो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए +100 एनर्जी लग रही है, पर नए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। नए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है मतलब ज्यादा एनर्जी निकल रही है। ज्यादा स्ट्रांग मतलब ज्यादा एनर्जी निकल रही है, हमेशा याद रखना। ज्यादा स्ट्रांग मतलब ज्यादा एनर्जी निकल रही है। तो -150 या -120 या -200 उस 100 से ज्यादा होगा। तो नेट एंथैल्पी जब चेक करूंगा, +100 -200 क्या आएगा? -100। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो वॉल्यूम कमी तो है, ये देखो वॉल्यूम तो कमी है। डेल्टा एच अलग है, डेल्टा एच भी 0 से कम है। डेल्टा एच 0 से कम है मतलब नेगेटिव। ये डेल्टा वी मिक्सिंग मैंने लिखा तो है बेटा 0 से कम, वॉल्यूम तो कम ही बनेगा। वॉल्यूम बॉन्ड करीब करीब है, वॉल्यूम कम होगा क्योंकि करीब करीब है, वो 0 से कम होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं पुराने बॉन्ड को तोड़ने में लगा रहा हूं 100 एनर्जी और नया बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो 100 से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा वी भी नेगेटिव। आइए एक बार ग्राफिकली इसको समझते हैं। हमें राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? 3-4 ग्राफ बता देता हूं फटाफट से। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर तुम यहां बनाओगे प्रेशर, यहां बनाओगे मोल फ्रैक्शन, लाइन बनेगी सीधी। ओके, अगर मैं ए और बी दोनों की लाइनों को कर दूं तो ये बनेगा पीबी का, ऐसे बनता है पीबी का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा ऑब्वियसली। अगर मैं जोड़ दूं, यहां बनाऊं पीए, यहां बनाऊं पीबी, यहां से काईए को शुरू करूं,
काई ए 0 है, यहां तक जाते जाते काई ए को 1 कर दूं मैक्सिमम, और यहां से इसको उल्टा करके रिवर्स करके इसी में घुसेड़ दूं ग्राफ को, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहां से काई बी शुरू हो रहा है, काई बी 0 है, और यहाँ पर काई बी मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, और इसका जो गैप है ये दिखा रहा है टोटल प्रेशर। ये है आइडियल का ग्राफ। अगर मैं नॉन आइडियल की बात करता हूं, नॉन आइडियल में क्या होगा? नॉन आइडियल में क्या होगा? दो तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। दो तरह की कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो नेगेटिव डेविएशन। यस, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर मतलब आइडियलिटी से ज्यादा। अब याद रख लेना, आइडियलिटी से ज्यादा। ये आइडियल था और ये नया होगा आइडियलिटी से ऊपर, ऊपर की तरफ बनेगा। बट स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी और फाइनल पॉइंट हमेशा मैक्स 1 ही हो सकता है। मोल फ्रैक्शन 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल भी इसका ऐसा ही जाएगा। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो नीचे जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, फाइनल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये पॉजिटिव डेविएशन का बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन, और ये बनेगा नेगेटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन। इसी के साथ एक आखिरी पॉइंट बताना चाहूंगा आज, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। यस, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इनको बाइनरी बॉयल कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। जब दो लिक्विड्स, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत क्लियर कट इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, जब दो लिक्विड मान लो ए और बी है, उन लोगों के बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि अगर दो लिक्विड्स ले लिया आपने जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, boiling point is nearly same and they cannot be even separated through fractional distillation, और अगर ऐसे दो लिक्विड मिल गए और इनका जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में सेम है, इसका मतलब जब दोनों लिक्विड अवस्था में थे, मान लो ये 30% है, कॉम्पोजिशन मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, ये 70% था, और मान लो मैंने इसको पूरा वेपराइज कर दिया और वेपराइज होकर दूसरे कंटेनर में डाल दिया, और अब भी ए 30% है, अब भी बी 70% है। इसका मतलब जो इनका कॉम्पोजिशन था लिक्विड अवस्था में वही कॉम्पोजिशन है गैस अवस्था में, वेपर अवस्था में। तो ऐसे लिक्विड को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, भाई तुम हो एजियोट्रॉप, तुम हो भैया, ये दोस्ती ना हम तोड़ेंगे वाले एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप की कुछ बातें, बाइनरी, क्योंकि दो चीजें हैं, कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब एक ही बॉइलिंग पर पॉइंट है लगभग लगभग, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एक ये कांट बी सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते, कांट सेपरेटेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। और एक और बात, क्या? सेम, एक बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, बस 3 बातें। सेम कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब लिख देता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन, सेम कॉम्पोजिशन इन 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 वेपर एंड लिक्विड फेज। यस यस, बिल्कुल। ये दो तरह के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कैसे पता लगाएंगे सर? अरे भाई, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ आ जाओ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? नए फोर्सेस क्या होते हैं? नए फोर्सेस वीक होते हैं। नए फोर्सेस अगर वीक होते हैं तो इजीली बॉयल हो जाएंगे, इजीली बॉयल हो जाएंगे मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया मिनिमम। यस, तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो इस केस में आते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, अभी मैंने क्या कहा, नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या होता है? जिनके नए बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, नए बॉन्ड स्ट्रांग, टूटना नहीं चाहते, टूटना नहीं चाहते, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पर याद रखना, जब ये ग्राफ आपने देखा पॉजिटिव डेविएशन का, मान लो ये फाइनल ग्राफ था पॉजिटिव डेविएशन का ही, ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर डेविएटेड है, पॉजिटिवली डेविएटेड है,
तो जब हम ये देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन के केस में कि यार ये डेविएशन कितना है, तो ये आइडियली मतलब इस मोल फ्रैक्शन पर इतना होना चाहिए था, बट ये है कितना, इतना, मतलब इतना डेविएशन है, इतना डेविएशन। जैसे ही मोल फ्रैक्शन और बढ़ा तो डेविएशन और बढ़ गया यार, मोल फ्रैक्शन और बढ़ा तो डेविएशन कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। इसका मतलब जब यहां पर मैं जाऊंगा जिसमें एक काई ए बहुत मैक्सिमम होगा 1 और काई बी बहुत छोटा होगा, यहां पर काई ए बहुत छोटा होगा, काई बी बहुत बड़ा होगा, तो इन कॉर्नर्स पर डेविएशन नहीं है, डेविएशन बीच में है ज्यादा। तो ये जब मैक्सिमम डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन, ये मान लो ये है तुम लोगों का मैक्सिमम डेविएशन, ये है मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इस पॉइंट पर इसको अगर मैं नीचे मिला दूं तो इसका मतलब इतना जब काइए होता है मेरे पास और इतना काइबे होता है, उस केस में ये मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है इस समय पर बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। जब मैं इतना ए लूंगा, इतना बी लूंगा, तो बॉन्ड सबसे कमजोर होंगे। अगर बॉन्ड सबसे कमजोर होंगे तो इस समय पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों मिनिमम होगा। समझ में आया? मिनिमम का मतलब सिर्फ नेगेटिव डेविएशन नहीं दिखाते, लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का मतलब उस समय पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब उस समय बॉन्ड सबसे कमजोर है। सबसे कमजोर बॉन्ड का मतलब उस समय बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसी तरह से अगले वाले में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है भाई, नेगेटिव डेविएशन के केस में भी ऐसे ही ग्राफ बनता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बात करूं, इस पॉइंट पर डेविएशन सबसे ज्यादा है आइडियलिटी से, तो जब मैं इतने काई ए, ये तो मेरा अजम्पशन है ग्राफ, ये डेविएशन कहीं पे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं पे भी डेविएशन हो सकता है। ये तो मैंने नॉर्मल ग्राफ बनाया। जब इतना काई बी होगा, इतना काई बी होगा, तो इस समय पर डेविएशन मैक्सिमम है। इसका मतलब इस समय पर नेगेटिव डेविएशन, नीचे की तरफ बॉन्ड जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर सबसे कम है। सबसे कम वेपर प्रेशर मतलब इस समय पर बॉन्ड की मजबूती सबसे ज्यादा, और बॉन्ड की मजबूती सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसमें आप लोगों को एग्जांपल्स लर्न करने हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में। एग्जांपल करके जाना आप लोग। इथेनॉल के साथ वाटर, यस, इथेनॉल प्लस वाटर, और इथेनॉल प्लस वाटर करके जाएंगे आप लोग। और इसमें आप लोग HCl और वाटर कर लेंगे। अगर आप उसमें देखें एनसीईआरटी में, मैंने कुछ कर रखे हैं एग्जाम्पल, निट्रिक एसिड के भी दे रखे हैं, तो आपकी मर्जी है। 68% निट्रिक एसिड, 32% H2O फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो आपकी मर्जी है। और इसी के साथ क्या कह रहे हो, इथेनॉल और वाटर होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और HCl और ये होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी के साथ हमने एक बड़ा काम किया आज। हम लोगों ने आज सॉल्यूशंस भी कर लिया, और सॉल्यूशन को मैं हमेशा पता है क्या कहता हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ, हमेशा सॉल्यूशन चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ। एक बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक आफ्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, राउल्ट्स लॉज हैं, ये सब चीजें। और आफ्टर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके न्यूमेरिकल्स। तो हमने ये बिफोर सीपी वाला आज खत्म किया है। कल हम लोग आफ्टर सीपी वाला करेंगे और ये चैप्टर पूरा मुकम्मल कर देंगे, क्वेश्चन आंसर समेत। उसके लिए एक बहुत जरूरी बात रहेगी भाई साहब, आप लोगों का साथ ये होगा, और वो साथ यूं प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग पढ़कर।